एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आज के करंट अफेयर न्यूज एनालिसिस में करंट 360 डिग्रीज में। आज हम 15 फरवरी का न्यूज़पेपर देखेंगे। क्रिस्प में आपको मैं यूपीपीएससी से निगडित सारी न्यूज शॉर्ट में समझाऊंगी। न्यूज़पेपर पढ़ने में बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आती है। आप रोज न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पाते हैं, फैक्चुअल चीजें याद नहीं रख पाते, इसीलिए स्पेशल इनिशिएटिव हमने लॉन्च किया है जिसमें यूपीएससी के लिए तो ऐसी बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल है, बट यूपीपीएससी के लिए अवेलेबल नहीं है। यूपीपीएससी का जो फैक्चुअल नेचर है, जो फैक्चुअल आंसर्स भी ये डिमांड करता है, उसके लिए ऐसा करंट अफेयर एनालिसिस अवेलेबल नहीं है जो हम कोशिश कर रहे हैं। सो यू कैन फॉलो अलोंग एंड हेल्प दिस एनालिसिस, दिस इनिशिएटिव रीच अ लॉट ऑफ पीपल। तो सबसे पहली न्यूज है प्रोजेक्ट सक्षम। ये ऑयल एंड गैस पीएसयूज ने लॉन्च किया है ग्रीन एनर्जी और फ्यूल कंजर्वेशन के बारे में अवेयरनेस जनरेट करने के लिए। अब इससे प्रीलिम्स की न्यूज क्या बन सकती है? सक्षम रिसेंटली सीन इन न्यूज इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। ऐसे सवाल, ऐसे फैक्चुअल सवाल क्या आपने यूपीपीएससी के प्रीलिम्स में देखे हैं? हाँ, देखे हैं। इसका जवाब है और फ्यूल कंजर्वेशन एंड ग्रीन एनर्जी अवेयरनेस कैंपेन। नेक्स्ट, तीस्ता 3 डैम जो है तीस्ता रिवर पे लोकेटेड है। ये ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड, इसके वजह से ये डैम टूट गया था 2023 में। अब इस डैम को फिर से रिपेयर करने की बातें चल रही है। इसमें लगभग 80,000 लोग इफेक्ट हुए थे और 100 लोग मरे थे। बट एक्चुअली ये डैम फूटने का मेन रीजन है ग्लोबल वार्मिंग और ब्लैक कार्बन सूट। इससे क्या होता है, ग्लेशियर्स का एल्बेडो कम होता है और फिर एल्बेडो कम होने से वो ग्लेशियर्स जल्दी जल्दी मेल्ट करते हैं, एंड दैट इज द मेन रीजन ऑफ हिमालयन ग्लेशियर्स being affected by global warming। तो अगर आपको कोई आंसर लिखना है जिसमें आपको लिखना है ग्लेशियर्स आर नेगेटिवली अफेक्टेड, तो आप आंसर में एग्जाम्पल के तौर पे लिख सकते हैं तीस्ता रिवर फ्लड्स, ग्लेशियर रिट्रीट भी होता है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। अब ये जो फिर से बना रहे हैं हम डैम, इसको जो रिपेयर कर रहे हैं, इसके बारे में बहुत सारे कंसर्न्स रेज किए गए हैं मिनिस्ट्री द्वारा। पहला तो ये है कि सेस्मिक जोन में लोकेटेड है, वहां पे लैंडस्लाइड भी काफी हो सकते हैं। टेक्नो इकोनॉमिक क्लियरेंस इशू, बहुत सारे पैसे लगेंगे और टेक्नोलॉजी भी हाई क्वालिटी लगेगी जो अभी हमारे पास शायद नहीं है। पोटेंशियल करप्शन भी हो सकता है प्रोजेक्ट्स में। अब क्या मॉडिफिकेशंस बताए गए हैं तीस्ता 3 के लिए? कॉन्क्रीट ओनली डिजाइन, लार्जर स्पिलवे, अर्ली वार्निंग सिस्टम एंड डिजाइन बेस्ड ऑन वर्स्ट केस रेनफॉल सिनेरियोज। अब क्या ये बस तीस्ता के लिए मर्यादित है ये वेयरहेड जो बताया है? नहीं, हम सारे जो भी फ्लडिंग रिलेटेड, क्लाइमेट चेंज फ्लडिंग रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं उसमें वेयरहेड लिखना होता है, उन सभी में हम इस वेयरहेड का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्रिएटिवली इसको यूज कर सकते हैं। अब करंट इश्यूज क्या है? रेनफॉल बेस्ड मॉडलिंग करते हैं हम जब भी डैम बनाते हैं, हम प्रीवियस 100 ईयर्स का डेटा कंसिडर करते हैं, उसमें कितनी बारिश हुई थी और कब फ्लडिंग हुई थी, कब नहीं हुई थी, उसके हिसाब से हम डैम बना देते हैं। पर अब जबकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, हम रेनफॉल बेस्ड प्रीवियस ईयर मॉडलिंग के हिसाब से नहीं बना सकते। इरोजन और सेडिमेंट ट्रांसपोर्ट को भी हम कंसिडर नहीं करते। लैंडस्लाइड जो वहां पे होते हैं उनको भी डिजाइनिंग में कंसिडर नहीं किया जाता है। और इंडस्ट्रियल एरियाज भी कंसिडर नहीं होते जो कि ग्लेशियर मेल्टिंग की वजह से बहुत अफेक्ट होते हैं। और ये जो ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड है, ये इरोजन और सेडिमेंट मूवमेंट की वजह से होता है, तो उनको भी हम कंसिडर नहीं करते डैम डिजाइनिंग में। तो अब तीस्ता 3 जब उसको रीमेक किया जा रहा है, तो ये सारी बातें इस आर्टिकल में बताई गई थी कि ये सारी बातें भी कंसिडर करनी चाहिए। अब नीड फॉर अ होलिस्टिक अप्रोच, क्यों चाहिए होलिस्टिक अप्रोच हमको? क्योंकि रिस्क मल्टीप्लिकेशन बढ़ रहा है क्लाइमेट चेंज की वजह से। वन थिंग लीड्स टू अनदर, ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहा है, उससे आगे बढ़ के फिर फ्लड आ रहा है, फिर आगे बढ़ के और डिस्ट्रक्शन हो रहा है, तो रिस्क मल्टीप्लाइड है। तो हमने अभी से रिस्क को रिड्यूस करना चाहिए। रिट्रीट इज इनएविटेबल, देखिए जो ग्लेशियर्स है वो मेल्ट होना इनएविटेबल है डिजास्टर प्रोन एरियाज में, तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा। वी हैव टू टेक केयर कि ऐसा ना हो। सोशल सिक्योरिटी मेजर्स एनहांस करने चाहिए लोकल रेजिडेंट्स के लिए, क्योंकि उनकी जो लाइफस्टाइल है, उनके जो इंडस्ट्रीज है, उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत बहुत थ्रेट में आ गया है। कॉस्ट ऑफ रिस्क मिटिगेशन शुड बी इंक्लूडेड इन डैम्स टैरिफ, डैम का जो खर्चा है, बांध की जो टैरिफ है, उसी को शामिल करना है, उसी में शामिल करना है ये जो
रिस्क को रिड्यूस करने के लिए जो एक्स्ट्रा खर्चा आएगा वो डैम के खर्चे में ही शामिल कर लो और उसको उसको पार्ट ऑफ द डिजाइन पकड़ के चलो कि हाँ क्लाइमेट चेंज है, उससे प्रॉब्लम्स आएंगी, हम उसके जो भी पैसे है, जो भी फाइनेंसिंग है, वो पार्ट ऑफ द डिजाइन पकड़ के चलेंगे। अब देखिए यहाँ पे एक मेंस क्वेश्चन हमने फ्रेम किया है, क्लाइमेट चेंज इज अ रिस्क मल्टीप्लायर increasing the frequency and intensity of extreme weather events. In this context, discuss the risk of large hydropower projects in Himalayas with reference to Teesta 3 Dam. Suggest alternative approaches. ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, आप टीस्टा 3 का परफेक्ट नाम नहीं भी लेंगे शायद, पर ऐसा तो बन ही सकता है कि हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हिमालय में हो रहे हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हिमालय में हो रहे हैं, उनका इम्पैक्ट डिस्कस कीजिए और उनका नेगेटिव इम्पैक्ट रिड्यूस करने के मेजर्स बताइए। तो ये पूरा आर्टिकल आपको होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग दे रहा है। एक एग्जाम्पल से आप ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट, चाइना क्या कर रहा है, ई सप्लाई चेन्स को वेपनाइज कर रहा है। ई सप्लाई चेन्स क्या होता है, मतलब जो भी सपोज आप एक मोबाइल बनाते हैं उसमें बहुत सारी चीजें होती है, कैमरा का लेंस होता है, टच पैड होता है, सेमीकंडक्टर्स होते हैं, ये कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चर होता है ना, और फिर वो आते हैं इधर उस कंट्री में और फिर असेंबल होते हैं मोबाइल फोन के रूप में। अगर ये लेंस ही नहीं मिलेगा, ये टच पैड ही नहीं मिलेगा, सेमीकंडक्टर्स ही नहीं मिलेंगे, तो आप क्या कर लेंगे, कैसे बनाएंगे मोबाइल फोन। तो ये जो सप्लाई चेन है, ये चीजें आती जहाज से है, उसी को चाइना कंट्रोल करता है, क्योंकि चाइना काफी एडवांस्ड है, उन्होंने हमसे पहले शुरू किया था। तो वो ई सप्लाई चेन को कंट्रोल करते, उसको वेपनाइज करता है, उसको एज अ वेपन यूज करता है इंडिया के खिलाफ, इंडिया की प्रोग्रेस को लिमिट करने के लिए। देखिए इन्होंने ट्रैवल ऑफ इंजीनियर्स को लिमिट कर दिया है, एक्सपोर्ट्स ऑफ स्पेशलाइज्ड मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट को कर्ट कर दिया है, और स्लोइंग डाउन एप्पल फॉक्सकॉन ऑपरेशन, मतलब जो फॉक्सकॉन और एप्पल एक साथ इंडिया में काम कर रहे हैं उसको स्लो डाउन करने की कोशिश ये लोग कर रहे हैं। चाइना का जो डोमिनेंस है एडवांस मशीनरी में, उसको चाइना यूज कर रहा है, वेपनाइज कर रहा है सप्लाई चेन्स को, एंड दिस इज रिस्पॉन्स टू चाइना +1 स्ट्रैटेजी। अब ये क्या है, चाइना +1 मतलब बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज जो है वो चाइना में अपना बेस है उनका, पर चाइना में अभी लेबर महंगा हो रहा है, वो लोग बुढ़े हो रहे हैं, और चाइना की बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव पॉलिसी है, तो दे वांट टू शिफ्ट देयर बेस एल्सवेयर, इंडिया, ताइवान, वियतनाम, ऐसी कंट्रीज में इनको अपनी सेकंड फैक्ट्री बनानी है, ताकि कल चाइना कुछ करे भी प्रोटेक्शनिस्ट मेजर, शायद चाइना बंद भी हो जाए, तो इस कंट्री में अपने सारे मेजर शिफ्ट कर ले। इसी को चाइना +1 स्ट्रैटेजी बोलते हैं, डाइवर्सिफाई द प्रोडक्शन बेसिस। अब बहुत सारे ऐसे टर्म्स पे क्वेश्चन यूपीएससी भी पूछता है, यूपीपीएससी भी पूछता है, तो इस पे भी क्वेश्चन आने के चांसेस है। बीजिंग एम्स टू लिमिट चाइनाज इंडियाज राइज एज मैन्युफैक्चरिंग हब। देखो अगर आपको लेंस ही नहीं देंगे, आपको सेमीकंडक्टर्स ही नहीं देंगे, तो आप मोबाइल कैसे बना लेंगे। तो इंडिया की जो ये राइज है उसको लिमिट करने की कोशिश चाइना के द्वारा की जा रही है। अब इंडिया भी इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को बहुत पुश कर रहा है। देखो आईफोन 16 प्रो मॉडल भारत में असेंबल करने की कोशिश हो रही है, 2024 में हुआ है। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम में भी इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स को शामिल किया है, और फॉक्सकॉन के जो चेयरमैन है उनको पद्म भूषण अवार्ड भी दिया गया है। यानी इंडिया की पूरी कोशिश है कि इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया आगे बढ़ पाए, बट चाइना इज ट्राइंग टू वेपनाइज द सप्लाई चेन और इंडिया को पीछे खींचने की कोशिश कर रहा है। अब ये एक बिल्डिंग न्यूज है, बिल्डिंग न्यूज यानी क्या, इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम, इंडिया की जॉबलेस ग्रोथ, ये तो एक लिंगरिंग इशू है, 20 साल से यही प्रॉब्लम इंडिया फेस कर रहा है, पर ये अभी लेटेस्ट इशू है। तो जब जॉबलेस ग्रोथ की बात आएगी, उसमें जब आप इंटरनेशनल एंगल की बात करेंगे, तो आप चाइना के वेपनाइजेशन की भी बात कर सकते हैं। यहाँ पे एक प्रीलिम्स पॉइंटर भी हमें मिल गया है, चाइना +1 स्ट्रैटेजी क्या है, इस पे भी सवाल आ सकता है। तो आप देख रहे हैं न्यूज़पेपर से ही कितने सवाल बन सकते हैं, न्यूज़पेपर कितना इंपॉर्टेंट है, और उसको पढ़ना कैसे, किस नजर से देखना है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। अब देखिए चैलेंजेस क्या है और लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी की जरूरत क्यों है। इंडिया चाइना पे डिपेंडेंट है उसके क्रिटिकल कंपोनेंट्स के लिए, समझ रहे, जैसे लेंसेज के लिए, सेमीकंडक्टर्स के लिए, टच पैड के लिए। तो क्यों ना इंडिया खुद ही कोशिश करे, क्यों ना चाइना के साथ नेगोशिएट तो किया ही जा सकता है, बट इंडिया ने खुद मैन्युफैक्चर करने की कोशिश करनी चाहिए। डोमेस्टिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करना चाहिए, घरेलू घटक में ही इसको निर्माण किया जाए। एंसिलरी इंडस्ट्रीज मतलब जो छोटी इंडस्ट्रीज है, जो कैमरा के लेंस बना पाए, जो टच पैड बना पाए, ऐसी इंडस्ट्रीज को भी प्रमोट करना चाहिए। स्किल डेवलपमेंट होना चाहिए, और प्राइवेट सेक्टर का इधर
फुल पार्टिसिपेशन इंश्योर करना चाहिए, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर के पास होता है एक्सपर्टाइज और कैपिटल, उसका इस्तेमाल करके इंडिया जो चाइना का डोमिनेंस है उसको खत्म कर सकता है। तो देखा है कितनी अच्छी न्यूज थी। इट वॉज अ मिक्स ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स एंड इकोनॉमी, और इसको मैंने आपको समझा भी दिया है कि क्या इशू है, चाइना का क्या प्रॉब्लम है, चाइना क्या कर रहा है और इंडिया ने क्या करना चाहिए। तो ये होगा हमारा होलिस्टिक कवरेज, और इस पे है ये मेंस का क्वेश्चन। चाइना ने रेस्ट्रिक्ट किया है, इसका डिस्कस करना है जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन, और स्ट्रेटजी सजेस्ट करने हैं रेजिलिएंट मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के लिए। अब मैं क्वेश्चंस आपको बता रही हूँ, बट आपका काम है कि आप उनका स्ट्रक्चर एटलीस्ट कौन से पॉइंट्स आएंगे एटलीस्ट अपने दिमाग में सोच लीजिए। तो ये न्यूज यहाँ पे आपकी डन एंड डस्टेड हो जाएगी, आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। अब ये प्रीलिम्स पॉइंटर क्वेश्चन है कि इनको अपॉइंट किया गया है चेयरमैन एज सिलेक्ट कमिटी ऑफ लोकसभा टू एग्जामिन इनकम टैक्स बिल। क्या नाम है इनका? बैजनाथ जय पांडा, बैजयंत जय पांडा, इनको अपॉइंट किया गया है एज चेयरमैन ऑफ सिलेक्ट कमिटी ऑफ लोकसभा इनकम टैक्स बिल को एग्जामिन करने के लिए। ये काफी फैक्चुअल क्वेश्चन है, यूपीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने इनको इंक्लूड किया है। अब देखिए, दिल्ली में एयर पोल्यूशन की स्थिति सुधर गई है, इंप्रूव हो गई है एयर क्वालिटी दिल्ली में। क्यों हुई है? एक तो स्ट्रॉन्ग विंड्स आई है दिल्ली में बहुत ज्यादा, उससे जो गंदगी है जो वहां पे सेटल हो गई थी हवा में, उसको डिस्पर्स करने के लिए, उसको तितर बितर करने में मदद हुई है। अब अक्टूबर 7 से जो दिल्ली की क्वालिटी घसर रही थी वो अब भी जाके उभरी है। ओके, और क्या हुआ है, छोटे छोटे बारिश और स्ट्रॉन्ग विंड्स के वजह से जो बारिश जब गिरती है तो सारे पोल्यूटेंट्स रोड पे सेटल हो जाते हैं, और जब स्ट्रॉन्ग विंड्स आती है तो सारे पोल्यूटेंट्स तितर बितर हो जाते हैं। उसी तरह से एयर क्वालिटी इंप्रूव करने में मदद किया है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस जो बाहर जो मेडिटेरेनियन सी से साइक्लोन टाइप स्टॉर्म टाइप सिचुएशन आती है नॉर्थ इंडिया में, आपको पता है ज्योग्राफी में हम ये पढ़ाएंगे भी, तो नॉर्थ इंडिया में इससे बारिश होती है, और ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से टेम्परेचर्स भी रेज हुए। हेड टू रेनफॉल एंड स्नोफॉल डेफिसिट, ये आए हैं, इनकी वजह से बारिश हुई है बट स्नोफॉल कम हुई है और टेम्परेचर्स भी रेज हुए हैं। अब फ्यूचर फोरकास्ट क्या है, क्लाउडी स्काइज होंगे, ये सब हमें नहीं देखना है। पर देखते हैं दिल्ली का AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स लेवल इंप्रूव हुआ है। देखिए अलग अलग लोकेलिटीज में सेटिस्फैक्ट्री, कहीं कहीं पे खराब भी है अभी भी। अभी स्टेज 2 चल रहा है ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, इसमें भी MPSC में एक बार सवाल आया था कि ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान किस विषय में है। ऐसे ऑप्शन थे क्लाइमेट चेंज के लिए, एयर पोल्यूशन के लिए, वाटर पोल्यूशन के लिए, तो इसका आंसर है एयर पोल्यूशन के लिए। अब देखिए कितने सारे सवाल PYQs यहाँ पे हल हो रहे हैं आज के ही न्यूज़पेपर से। एक दिन का न्यूज़पेपर ढंग से पढ़ लेंगे, कितने सवाल आप सॉल्व कर पाएंगे। अब देखिए क्या क्वेश्चन है, which of the following factors contribute to improvement of air quality in Delhi during winters? Rainfall and western disturbances, हाँ। कोल्ड वेव कंडीशन होगी तो नहीं भाई, इससे तो हाई प्रेशर क्रिएट होगा और पोल्यूटेंट्स जमा हो जाएंगे, तो 2 नहीं। अगर 2 नहीं तो सारे 2 वाले ऑप्शन हम कैंसिल कर देंगे, 1 और 3 पे ऑटोमेटिक पहुंच जाएंगे। और अगर आपने न्यूज पढ़ी है अच्छे से तो आपको पता है इसका सही आंसर 1 और 3 ही है। यही मेंस का क्वेश्चन भी है इसी न्यूज से रिलेटेड। अब हम देख रहे हैं ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स, ये बता रहा है कि ऑलमोस्ट 7.5 लाख डेथ्स हुई है क्लाइमेट चेंज की वजह से। दिस इज अ वेरी गुड डेटा जो आंसर के ओपनिंग में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने क्लाइमेट चेंज को, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स को सेकेंड मोस्ट डिफिकल्ट सिक्योरिटी थ्रेट बताया कॉन्फ्लिक्ट्स और वॉर के बाद। मतलब वॉर के बाद सबसे ज्यादा लोग कभी मरते होंगे तो वो एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस की वजह से मरते हैं। इंडिया का क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी, इंडिया 6th है, वर्स्ट अफेक्टेड कंट्रीज में इंडिया इज 6th। एंड 1 in 10 ग्लोबल क्लाइमेट कैजुअलिटीज अकर्ड इन इंडिया, मतलब 10 में से 1 मौत इंडिया में होती है क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड। हीट वेव्स भी 30 टाइम्स मोर लाइकली हो गए हैं। ठीक है, अनप्रिडिक्टेबल है क्लाइमेट चेंज ड्यू टू ऑनसेट ऑफ ला नीना, वार्मेस्ट ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ रहा है, इसलिए देयर इज नीड फॉर क्लाइमेट अडेप्शन एंड ग्लोबल कोऑपरेशन। अब देखिए अहमदाबाद का हीट एक्शन प्लान है, इश्यूज क्या क्या है।
lack of climate finance, limited technologies, stronger cooperation, lack of strong cooperation, मतलब यूएनएफसीसी में और स्ट्रॉन्गर कॉपरेशन चाहिए। ये सारे इश्यूज हैं। अब देखते हैं ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स, इसमें रिलेटेड क्या क्या पॉइंट्स हैं, इनमें सही कौन सा। इट इज पब्लिश्ड बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, नहीं। CRI highlights the economic and human losses due to climate change, yes. India was among the top 5 worst affected, नहीं, इंडिया का रैंक 6 था, तो इसका सही आंसर है बी, 2 ओनली, राइट। ICT जो था इंडिया और यूएस का, वो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के लिए था, और मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप जो थी वो क्रिटिकल मिनरल्स के लिए थी। तो उन सबको अब कंबाइन करके हमने ट्रस्ट इनिशिएटिव लॉन्च किया है यूएस के साथ। अब इंपॉर्टेंस क्या है क्रिटिकल मिनरल्स के, डिफेंस में यूज होता है, सेमीकंडक्टर, एआई, ईवी बैटरीज, बायोटेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी, रिन्यूएबल एनर्जी। मतलब अगर क्रिटिकल मिनरल्स का एप्लीकेशन वाला क्वेश्चन आएगा तो आप साइंस एंड टेक में ऑल ऑफ द अबव मारोगे या नहीं मारोगे? ऑल ऑफ द अबव ही मारेंगे। अब जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस क्या है? चाइना 70% कंट्रोल करता है, क्योंकि चाइना के पास बहुत सारे रिजर्व्स भी है और चाइना के पास प्रोटेक्शन टेक्नोलॉजी का भी बहुत एक्सेस है। अब ट्रस्ट इनिशिएटिव चाइना पे डिपेंडेंस रिड्यूस करने की कोशिश करेगा और इंडिया को टेक्नोलॉजिकल सोवरेनिटी देगा। देखो ये की वर्ड है, इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, टेक्नोलॉजिकल सोवरेनिटी देगा। अब ये वही आर्टिकल है जो थोड़ा एडिटोरियल में एक्सप्लेन किया गया था कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट है, उसमें बताया गया है कि दिस एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स सेकेंड मोस्ट डिफिकल्ट सिक्योरिटी थ्रेट है। इम्पैक्ट ऑन लाइफ एंड इकोनॉमी भी एक्सप्लेन किया, जो मैंने ऊपर भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ आपको। अब आज का फाइनल आर्टिकल है, रूरल इंडियन सफर फ्रॉम हिडन हंगर डिस्पाइट अवेलेबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी, देयर डाइट्स आर प्रोटीन पुअर। मतलब रूरल इंडियंस के खाने में प्रोटीन नहीं है। अब आपने अक्षय कुमार की वो एड तो देखी होगी, जितना अपना वजन है, सपोज मेरा 55 kg वजन है, तो मैंने दिन में 55 ग्राम्स प्रोटीन खाना है। आपका अगर 80 किलो है तो आपने 80 ग्राम प्रोटीन खाना है, और 250 ग्राम पनीर में बस 25 ग्राम प्रोटीन होता है। आप समझ रहे, अगर आप पावशेर पनीर भी खा लेंगे तो अपने डेली इंटेक का 1/4 भी नहीं मीट कर पाएंगे। और इंडियन डाइट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वी हैव प्रोटीन डेफिशिएंसी। और रूरल इंडियंस, स्पेशली रूरल इंडियंस में क्या है, बहुत सारे लोग वेजिटेरियन होते हैं, तो प्रोटीन डेफिशिएंसी हो जाती है, और प्रोटीन रिच फूड वो अफोर्ड भी कर सकते हैं, तभी भी वो खाते नहीं है। 6 स्टेट्स में ये हुआ है, ये स्टडी हुआ है कि सीरियल जो है 60 to 75% हमारे डेली प्रोटीन इंटेक का कंट्रीब्यूट करते हैं, और सीरियल्स में बहुत कम प्रोटीन होता है। सीरियल्स यानी गेहूं, चावल, मिलेट्स, ये इनमें बहुत कम प्रोटीन होता है, इसलिए प्रोटीन डेफिशिएंसी होती है। अब देखो रीजंस क्या है, कल्चरल फूड प्रेफरेंसेस, लिमिटेड न्यूट्रिशनल अवेयरनेस, लोगों को पता ही नहीं प्रोटीन खाना है। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, अगर किसी को पता भी है चिकन में बहुत सारा प्रोटीन है, मुझे खाना भी है, मैं वेजिटेरियन भी नहीं हूँ, तभी भी शायद मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं नहीं खरीद पाऊंगी चिकन और नहीं खा पाऊंगी। अब ये सेंटेंस पढ़िए, मैल न्यूट्रिशन इज नॉट जस्ट एन इश्यू ऑफ अफोर्डेबिलिटी बट इट इज डीपली लिंक टू डाइटरी हैबिट्स एंड लैक ऑफ नॉलेज। डाइटरी हैबिट, चाहे आप वेज है, नॉन वेज है, क्या खाते हैं, आपका क्यूजीन कैसा है, और आपको कितनी नॉलेज है कि कितना प्रोटीन खाना चाहिए ये। अब वुमेन अगर एजुकेटेड नहीं होंगी, जो खाना बनाती है मोस्टली वुमेन ही बनाती है, नॉट टू बी पेट्रियार्कल, अगर उनको ही पता नहीं होगा कि कितना प्रोटीन खाना है, बैलेंस डाइट क्या होती है, तो ऐसी फैमिलीज में कैसे बैलेंस डाइट हो पाएगी। इसीलिए देयर इज नीड फॉर फीमेल एजुकेशन एंड एम्पावरमेंट। बस फीमेल एम्पावरमेंट के लिए नहीं, पूरी जनरेशन को बचाने के लिए, सबको मैल न्यूट्रिशन से बचाने के लिए वुमेन एजुकेशन का इंपॉर्टेंस है। इसको आप वुमेन वाले सेक्शन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सोसाइटी वाले सेक्शन में भी ये केस स्टडी इस्तेमाल हो सकती है। अब शॉर्टकमिंग्स इन पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ये GS3 में डायरेक्ट मेंशन टॉपिक है, डायरेक्ट। अब इसमें क्या है, PDS has improved calorie intake but reinforced cereal dominated diets, क्योंकि क्या व्हीट और राइस हम देते हैं और दे आर मोस्टली सीरियल डोमिनेटेड डाइट्स। डज नॉट प्रोवाइड सफिशिएंट प्रोटीन रिच ऑप्शंस, देते ही नहीं है। PDS में हम लोगों को थोड़ी ना फ्री में मीट या डेयरी प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करते हैं। अभी गवर्नमेंट प्रोग्राम्स ने ज्यादा पल्सेस, मिलेट्स और प्रोटीन रिच फूड को इंक्लूड करना चाहिए। जैसे तमिलनाडु ने एग्स इंक्लूड किए थे उनके मिड डे मील स्कीम में,
वैसे कुछ कुछ अलग अलग इनोवेटिव मेजर्स लिए जा सकते हैं। रीजन स्पेसिफिक न्यूट्रिशनल स्ट्रेटजीज, बुक्स हम पब्लिश कर सकते हैं, पॉडकास्ट चला सकते हैं, ताकि लोगों को पता चले इंपॉर्टेंस ऑफ बैलेंस डाइट। अब पॉलिसी रिकमेंडेशंस क्या है? इंक्रीजिंग फूड चेन विल नॉट सॉल्व माल न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन एजुकेशन होना चाहिए। और गवर्नमेंट स्कीम्स में भी प्रोटीन रिच फूड्स को हमने शामिल करना चाहिए। फार्मर्स शुड बी एनकरेज टू ग्रो डाइवर्स न्यूट्रिएंट रिच क्रॉप्स, क्योंकि अगर सीरियल्स को अच्छा एमएसपी मिलेगा और बाकी पल्सेस को या जो प्रोटीन रिच क्रॉप्स है जैसे कि सोयाबीन या डेयरी प्रोडक्ट्स को एमएसपीज नहीं मिलेंगे तो फार्मर्स उनको कल्टीवेट नहीं करेंगे, इसलिए उनको भी एनकरेजमेंट मिलना चाहिए। अब देखिए क्वेश्चन है, डिस्पाइट फूड सिक्योरिटी मेजर्स लाइक पीडीएफ, मिड डे मील स्कीम, हिडन हंगर रिमेन्स अ चैलेंज इन इंडिया, क्रिटिकली एग्जामिन द गैप्स। वेरी गुड क्वेश्चन, इसको आप जीएस3 के नोट्स और इस आर्टिकल को कंबाइन करके सॉल्व कर सकते हैं। आई होप दिस न्यूज डिस्कशन वाज fruitful and helped in your preparation. Please subscribe, please like this, and please follow us along for such detailed and in-depth analysis with special focus on UPPSC. UPSC नेक्स्ट न्यूज हम देख रहे हैं, रेसिप्रोकल टैरिफ्स। अब जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के प्रेसिडेंट बन गए हैं सेकेंड टाइम के लिए, तो हमको पता है उनके क्या आइडियाज है। उनके आइडिया है अमेरिका फॉर अमेरिकन्स, मैं अमेरिकन इंडस्ट्री के लिए, अमेरिका के लिए जो भी फायदे का होगा वो सब करूंगा। तो उन्होंने क्या किया है, टैरिफ जो होते हैं वो टैक्सेस होते हैं जो इंपोर्ट्स पे लगते हैं, जिससे फॉरेन गुड्स कॉस्टलियर हो जाते हैं डोमेस्टिक कंज्यूमर्स के लिए। मतलब अगर आप इंपोर्टेड शूज लेंगे तो वो इंडियन मैन्युफैक्चर शूज से महंगे होंगे। ऐसे नहीं कि वहां पे बनाने का खर्चा ज्यादा आता है, इसलिए क्योंकि गवर्नमेंट उस पर काफी टैक्सेस लगाता है। हिस्टोरिकली ये जो डेवलप्ड कंट्रीज है ये कम टैरिफ रखती थी डेवलपिंग वंस के लिए, क्योंकि उनकी हमारी जैसे इंडिया की इकोनॉमी वीक है ऐसा मानना था, और इसीलिए इंडिया के लिए कम टैरिफ रखा जाता था ताकि इंडियन इंपोर्ट्स प्रमोट हो सके। पर अब यूएस ने डिसाइड किया है कि वो सेम टैरिफ रखेंगे जो यूएस के एक्सपोर्ट्स को वो कंट्री लगाती है। वो कंट्री यूएस को जो टैरिफ लगाती है वही टैरिफ यूएस भी उस कंट्री के लिए रखेगा। अब इसमें क्या होगा, डिस्प्रोपोर्शनेटली इम्पैक्ट होगा कंट्रीज लाइक इंडिया को, क्योंकि भाई पहले इंडिया को कम टैरिफ लगता था, मतलब इंडियन इंपोर्ट्स यूएसए में सस्ते मिलते थे और यूएसए के कस्टमर उनको खरीदते थे। पर अब क्योंकि वो महंगे हो जाएंगे तो यूएसए वाले कस्टमर्स उनको खरीदेंगे नहीं। ये यूएसए का ट्रेड डेफिसिट जो है 1 ट्रिलियन के आसपास पहुंच गया, उसको कम करने में मदद करेगा ये जो ट्रम्प का डिसीजन है। और ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस जो इंडिया और चाइना करते हैं ऐसे यूएस का कहना है, तो वो भी कम करेगा। एंड कंपनीज को प्रमोट करेगा कि वो यूएस में ही प्रोडक्शन करे, बजाय इसके कि चाइना में प्रोडक्शन करे और फिर आके यूएस में उनको बेचे। अब ट्रेड डेफिसिट क्या होता है, इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट। जब हम ज्यादा इंपोर्ट करते हैं माइनस एक्सपोर्ट और कम एक्सपोर्ट करते हैं तो काफी सारा हमारा घाटा, निर्यात घाटा हमारा जमा हो जाता है और उसको बोलते हैं ट्रेड डेफिसिट। आप देख सकते हैं मेरे इकोनॉमी बेसिक वीडियोस में मैंने इसको इन डिटेल एक्सप्लेन किया हुआ है। और ये ग्लोबल ट्रेड एफिशिएंसी को भी बहुत हार्म करता है। तो इसका सोल्यूशन क्या है, डोमेस्टिक प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव करना। इम्पैक्ट ऑन इंडिया, इंडिया पे क्या इम्पैक्ट होगा, मोर यूएस गुड्स इंडिया खरीदेगी क्योंकि भाई टैरिफ्स कम हो जाएंगे, इंडियन रूपी वीकन हो सकता है, चीपर यूएस एक्सपोर्ट्स होंगे, एंड जीडीपी बूस्ट फ्रॉम टैक्स कट्स में बी डाइल्यूटेड इफ कस्टमर्स प्रीफर यूएस गुड्स। तो यूएस गुड्स की एंट्री इंडिया में हो सकती है। अब ब्रॉडर इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव क्या है, अगर टैरिफ्स लो होंगे तो सेल्फ इन्फ्लिक्टेड इकोनॉमिक ब्लॉकेज रिड्यूस होंगे, एक्सेसिव प्रोटेक्शनिज्म भी रिड्यूस होगा। ठीक है, ये सारे टैरिफ इंक्रीज या टैरिफ रिडक्शन से रिलेटेड मेजर पॉइंट्स है जो हमें याद रखना है। और ट्रम्प का जो मेजर इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड पॉइंट ऑफ व्यू है कि अमेरिका फॉर अमेरिकन, इसको आप लगा के देखेंगे तो ट्रम्प जो भी करेगा उससे इंडियन एक्सपोर्ट्स को तो ज्यादा फायदा नहीं होगा। ये जनरल आइडिया आप लेके चलिए। अब इंडिया यूएस ने लॉन्च किया है ट्रस्ट इनिशिएटिव। ये क्या है,
ये लोग क्रिटिकल मिनरल्स ट्रांसफॉर्मिंग रिलेशनशिप यूजिंग स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजीज, क्रिटिकल मिनरल्स के फील्ड में और डीप टेक्नोलॉजी के फील्ड में ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया। हाईटेक कॉमर्स, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और क्रिटिकल मिनरल्स के विषय में ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है, जिसमें इंडिया और यूएसए एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करेंगे, कोऑपरेट करेंगे इनोवेशन को बूस्ट करने के लिए। इंडिया की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री भी इससे बेनिफिट करेगी और सप्लाई चेन सिक्योरिटी होगी, क्योंकि जो फार्मेसी के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, जिनसे मेजर प्रोडक्ट्स बनते हैं। बट ये जो है इसमें डोमिनेंस चाइना का है, और चाइना तो आपको पता ही है, हमने ऊपर ही देखा है कैसे सप्लाई चेन को वो एक वेपन की तरह इस्तेमाल करता है। तो इंडिया और यूएसए ने इसको मिलकर लॉन्च किया ताकि हम चाइना के डोमिनेंस को रिड्यूस कर सके। अब देखिए नेशनल इनिशिएटिव्स कौन से यूएस का क्रिटिकल मिनरल्स एंड मटेरियल प्रोग्राम, यूएस बैटरी एंड क्रिटिकल मिनरल रिसाइकलिंग प्रोग्राम, इंडिया का नेशनल क्रिटिकल मिनरल्स मिशन, ये तीनों एक साथ मिलके ट्रस्ट में वर्क करेंगे। अब इससे पहले भी इंडिया यूएस ने कुछ साइन किया था, जैसे आईसीईटी इनिशिएटिव था जो कि इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के लिए था, और मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप थी